Hey guys, welcome back again. Now we will continue the chapter 14 of class 8, that is chemical effects of electric current. ये पार्ट 2 वीडियो है, इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है, उसको आप देखिए जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए. The topics to be covered in this video are effects of electric current, electrolyte and non-electrolytes, electrolysis and its applications. So let's start the chapter. Going to study about the effect of current on conducting solutions. अभी तक आप ये तो जान चुके हो ना कि जो लिक्विड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपने में से. ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ लिक्विड्स गुड कंडक्टर्स हैं और कुछ लिक्विड्स पुअर कंडक्टर्स हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल लेमन जूस की हमने एक्टिविटी करी थी अभी, है ना. तो लेमन जूस गुड कंडक्टर है और डिस्टिल्ड वाटर जो कि अभी हमने पढ़ा टैप वाटर से डिफरेंस के साथ भी कि डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टर है तो दोनों ही लिक्विड्स, लेकिन कुछ लिक्विड्स गुड कंडक्टर्स भी हो सकते हैं और कुछ लिक्विड्स ऐसे भी हैं जो पुअर कंडक्टर्स हो. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट कि सपोज जो कंडक्टिंग सॉल्यूशंस है, मतलब जो गुड कंडक्टर्स हैं लिक्विड्स, उन पे करंट का क्या इफेक्ट रहता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास करती है तो लिक्विड्स के अंदर किस तरह के चेंजेस हमने देखे हैं. तो कौन से सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं हम? कंडक्टिंग वालों की, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने देते हैं. ठीक है, जैसे कि अभी आपने ये ऑपरेटर्स देखा कि कभी भी ये स्टडी करने के लिए कि किस तरीके का इफेक्ट होता है तो हम इस तरीके का ऑपरेटर्स यूज करते हैं. दिस ऑपरेटर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. क्या बोलते हैं इस ऑपरेटर्स को हम? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन, जिस भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन को हमने लेना है चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए, वो कंडक्टिंग सॉल्यूशंस इस सेल के अंदर हम ले लेते हैं. ठीक है, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, दीज आर एक्चुअली, आप कह सकते हो दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड्स इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ करंट इन दिस लिक्विड और ये वायर्स के साथ बैटरी या सेल के साथ कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से. तो अभी हम आगे करेंगे, डोंट गेट पैनिक. वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोड्स, वायर, बैटरी किस तरीके से कनेक्ट होता है. ये अभी मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि सो दैट यू शुड नो समथिंग, क्योंकि अभी हम आगे करने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं इसको कि किस तरीके से कंडक्टिंग सॉल्यूशंस में क्या इफेक्ट ऑफ करंट आता है. तो ये फिगर को थोड़ा सा मैंने आपको ऐसे ही एक्सप्लेन किया. तो अभी आप सिर्फ फिगर को ये सोचिए कि हमने कंटेनर लिया और इसके अंदर हमने कंडक्टिंग सॉल्यूशन लिया. तो क्या जब हम करंट पास करेंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, कुछ रिएक्शंस होंगे. तो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. सो व्हेन द करंट पासेस थ्रू द सॉल्यूशन, एंड what kind of solution? Obviously a conducting solution के बारे में बात कर रहे हैं. So the chemical reaction takes place. तो कभी भी conducting solution में से करंट को पास करेंगे, जो कि हम ऐसे ऑपरेटर्स में अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे यूज करेंगे. So we will see that different types of chemical reaction takes place. अब केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ये हमें कैसे पता लगेगा? तो ऑब्वियसली अगर जब मैं आपको कहती हूँ कि कोई आपने लिक्विड लिया और उसमें से करंट पास किया हमने और उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुए, तो कुछ केमिकल रिएक्शन के इफेक्ट्स तो दिखेंगे ना हमें, है ना. कि किस तरीके के इफेक्ट्स हमें देख पाएंगे. जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हो, तो इसमें भी हमने एक लिक्विड लिया और इसके अंदर भी कुछ, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए. जैसे कि आपने यहाँ पे इम्प्योर कॉपर लिया, यहाँ पे आपने की ली, है ना. तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए जो कि अभी आप आगे पढ़ोगे कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होते हैं और कैसे पता लगता है कि केमिकल रिएक्शंस हुए हैं. So it can be actually known कि chemical reactions हुए हैं, आपको किस तरीके से पता लग सकता है. So we have different ways. We have actually different ways जिससे हमें पता लगता है कि chemical reactions have taken place. तो क्या हो सकता है? आप कभी ऐसा हो सकता है कि bubbles of gas are observed on electrodes.
इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं? ये जो मैंने आपको बताया, जिनको आप बैटरी वायर्स के साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो बबल्स ऑफ गैस आप देख पाते हो, कई बार आप देखते हो कि इस तरीके से बबल्स बन रहे हैं, जो कि ये टर्मिनल्स है जो कि बैटरी के साथ कनेक्ट होने वाले हैं वायर्स के थ्रू। तो यहाँ पे आप बबल्स ऑब्जर्व अगर करते हो तो आपको पता लगता है कि इनिशियली तो बबल नहीं थे, पर करंट पास करने के बाद बबल्स बन गए, तो दैट मीन्स द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। और क्या चेंजेस देख सकते हो आप? देयर कैन बी अ चेंज इन द कलर ऑफ इलेक्ट्रोड। अभी जब आपने इनिशियली, जैसे कि ये फिगर है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं कॉपर की, अभी आप इस नाम पे नहीं जाइए, आप सिर्फ फिगर को देखिए। तो इसके अंदर हमने ये फिगर ली, इसके अंदर हमने एक लिक्विड लिया, ठीक है। सपोज इसके अंदर जो हमने लिक्विड का यूज किया, दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दैट इज अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इनिशियली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स थे हमारे, जो कि आप ये देखो वायर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ना, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वायर के साथ कनेक्ट होने वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और नेगेटिव वाले के साथ कनेक्ट होने वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड मतलब कि एक ऐसे आप कह सकते हो रॉड्स जो कि करंट को सप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अभी हम करेंगे इन डिटेल व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स एक्चुअली और किस लिए यूज होते हैं। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो है इलेक्ट्रोड्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। कैसे पता लगता है? क्योंकि वायर के साथ बैटरी के पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होते हैं। तो जो पॉजिटिव के साथ अटैच होता है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव के साथ होता है वो नेगेटिव। तो इनिशियली जब आपने इलेक्ट्रोड लिए तो दोनों सेम कलर के थे, पर जैसे हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हमने देखा कि इस इलेक्ट्रोड का कलर चेंज हो गया, ये थोड़ा रेड हो गया, ठीक है। तो जैसे कि इस फिगर के एग्जांपल में ये इम्प्योर कॉपर से बना था ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या बना? प्योर कॉपर से। तो इनिशियली कलर क्या था? सेम था, लेकिन केमिकल जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो केमिकल रिएक्शन हुए जिस करके इलेक्ट्रोड का कलर बदल गया। तो कभी भी इलेक्ट्रोड के कलर में चेंज आ जाए जैसे कि इसमें आया, सो दिस एक्चुअली इंडिकेट्स दैट केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस। तो इस तरीके से आपको पता लग सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुए हैं। जैसे बबल्स बने थे पिछली उसमें, इसके अंदर इलेक्ट्रोड का कलर ही बदल गया। और हो सकता है कि यू सी दैट डिपॉजिट्स ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स, कि हम देखें कि कोई मेटल इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो गया। जैसे कि इस फिगर में आप देखिए, ये आपके पास लिक्विड है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपने पॉजिटिव टर्मिनल कॉपर का बनाया है और नेगेटिव टर्मिनल एक स्पून है जो कि आयरन का बना हुआ है। जो किसका बना हुआ है? आयरन का। तो जब इसमें से केमिकल रिएक्शन हुए, मतलब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया जिसके कारण केमिकल रिएक्शन हुए, तो कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि ये जो आयरन का स्पून है, ये जो आयरन का ऑब्जेक्ट है स्पून की फॉर्म में, इसके ऊपर सारा कॉपर की लेयर चढ़ गई। किसकी लेयर चढ़ गई? कॉपर की। तो हो सकता है कि मेटल इलेक्ट्रोड पे ही पूरा चढ़ जाए। तो ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ था? यहाँ पे इलेक्ट्रोड की फॉर्म क्या ली थी आपने? स्पून ली थी, है ना। तो इस स्पून के ऊपर, स्पून को हम इलेक्ट्रोड ही मानेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि यही तो वायर के साथ, बैटरी के साथ कनेक्टेड है ना। तो ये स्पून के ऊपर इस कॉपर की पूरी लेयर चढ़ जाने को, डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स कैन एक्चुअली इंडिकेट कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्योंकि इनिशियली तो ये आयरन का स्पून था, पर जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इसके ऊपर कोटिंग, थोड़ी देर बाद हमने देखा कॉपर की चढ़ने लगी। तो ये जो कोटिंग चढ़ी, जो डिजायर्ड डिपॉजिट हुआ मेटल का इस इलेक्ट्रोड पे जो कि स्पून की फॉर्म में था, सो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से ही हुआ ना। तो इसका मतलब करंट का इफेक्ट केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन का फील कर सकते हो जैसे कि हमने बबल्स वाला करा, इलेक्ट्रोड के कलर में चेंज करा, ऐसे ही इसके अंदर आपने देखा इलेक्ट्रोड के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट जो कि आपने इलेक्ट्रोड बनाया उसके ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग चढ़ गई। सो एनी ऑफ दीज एक्चुअली जो हमने अभी पढ़े हैं, इनमें से आपको इंडिकेशन हो सकती है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। So now we are going to classify the conducting solutions। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास कंडक्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। तो कंडक्टिंग सॉल्यूशंस को हमने एक अलग नाम दिया है और नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशंस को हमने एक अलग नाम दिया है। तो जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया
कुछ सॉल्यूशन में से और उनमें केमिकल रिएक्शन हो गए, उन सॉल्यूशंस को तो आप कंडक्टिंग सॉल्यूशंस कहते हो। और वो सॉल्यूशंस जिनमें से आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ भी नहीं और इस करके कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी नहीं, तो उनको आप नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशंस कहते हो। इनके लिए हमारे पास एक और टेक्निकल टर्म है। ये जो कंडक्टिंग सॉल्यूशंस है उनको हम क्या बोलते हैं, जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रो, इसको दो पार्ट्स में हम स्प्लिट कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, लाइट का मतलब टूटना, लाइस आप कह सकते हो, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से जिस सॉल्यूशन का ब्रेक डाउन हो जाए तो आप उसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइट। और ये ब्रेक डाउन क्यों हुआ है, बिकॉज केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और इसीलिए आपको ये ब्रेक डाउन हो गया। सो दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट आर दो सब्सटेंसेस जिसमें से आपने इलेक्ट्रिक करंट पास की एंड दीज सॉल्यूशंस एक्चुअली ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इनको आप क्या बोलते हो, कंडक्टिंग सॉल्यूशंस। तो टेक्निकल टर्म क्या है इनकी, इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट आपने पास किया वो कोई ब्रेक डाउन नहीं हुआ, उनमें से उनका कोई ब्रेक डाउन नहीं हुआ। सो दीज आर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन है, जो कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं करंट पास करने पे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन है, जो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, क्योंकि उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट जो कि क्लियर है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, लाइट का मतलब है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो द सब्सटेंसेस व्हिच ऑन पासिंग करंट डिसोसिएट्स इनटू आयंस। सपोज अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, AB इज एन इलेक्ट्रोलाइट, और अब AB को मैं इलेक्ट्रोलाइट कब कहूंगी, जब मैं इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करती हूँ एंड एज अ रिजल्ट इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस। इट डिसोसिएट्स इनटू आयंस। आपको पता है ना कि आयंस हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव ही होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर इसमें से ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में ये टूट जाता है तो इसका मतलब इट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि करंट पास करने से इट डिसोसिएट इनटू आयंस, इट्स रिस्पेक्टिव आयंस। जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव में अलग हो गया, जो नेगेटिव पार्ट था वो नेगेटिव पार्ट में अलग हो गया। फॉर एग्जाम्पल, all solutions of acids, base and salts, they all are electrolyte। मतलब अगर कोई भी एसिड या बेस या सॉल्ट का आप सॉल्यूशन ले लो, या आप सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लो, तो आप उनमें से करंट पास करो तो दे डिसोसिएट इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, मतलब पॉजिटिव पार्ट अलग और नेगेटिव पार्ट अलग। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इन फिगर देयर इज एन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर सपोज ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि जब हम इसमें से करंट पास करते हैं इट डिसोसिएट्स इनटू रिस्पेक्टिव आयंस, क्योंकि इसके अंदर H पॉजिटिव पार्ट है और क्लोरीन नेगेटिव पार्ट है, तो इट डिसोसिएट्स इनटू its respective ions, therefore it is called as an electrolyte। तो क्लियर है ना आपको, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, वो लिक्विड सब्सटेंसेस है जिनमें से आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वो आयंस के अंदर टूट जाते हैं। जैसे कि AB को इलेक्ट्रोलाइट तब कहेंगे अगर ये इस तरीके से आयंस बनाए करंट पास करने पे, पर अगर हम इसमें से करंट पास करते और ये नहीं बनाता तो इट इज नॉट कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल solution of acid, base and salt, they all are electrolytes। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट, लाइट मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, तो नॉन का क्या मतलब है, नॉन का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा, कि मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करने से ऐसा कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा, therefore it is called as non electrolyte। So the substances which do not dissociate into ions when current is passed that are called as non electrolyte, या कह सकते हो ये non conducting solutions होते हैं।
ये क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशंस, मतलब के बैड कंडक्टर, मतलब कि कौन से कंडक्टर? बैड कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिसिटी आप अपने में से कंडक्ट नहीं करते हैं, तभी इस तरीके का इफेक्ट आप नहीं देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि ए बी मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब जब मैं इसमें से करंट पास करती हूँ तो ये कुछ आयंस नहीं बनाता, तो दैट मीन्स इट इज रिगार्डेड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव डिस्टिल्ड वाटर। For example, we have distilled water. This is in distilled water. Distilled water में से जब मैं electricity pass करती हूँ तो it do not dissociate into any ions. So that means it is a non-electrolyte. Whereas in the above figure I have an HCl. HCl में से जब मैं current pass करती हूँ तो it dissociates into ions. That means it is an electrolyte, but distilled water is a non-electrolyte. तो अब समझ गए ना? इलेक्ट्रोलाइट वो है जो इलेक्ट्रिसिटी जब पास करे तो आयंस में टूटे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इट डजंट ब्रेक डाउन इनटू एनी आयंस। Now we have a phenomena that is an electrolysis. That is an electrolysis. इलेक्ट्रो का मतलब है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है इन विच इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट पास करने में जो ब्रेक डाउन होते हैं उन सॉल्यूशंस को तो हम इलेक्ट्रोलाइट ही कहते हैं ना। सो इन इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना वी हैव टू मेक यूज ऑफ ओनली इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वही तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे टूटेंगे आयंस में। तो ये जो पूरा फिनोमिना है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट में से, सपोज मैंने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, इसमें से मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया और ये आयंस में टूट गया, ठीक है, और ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी? वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोलिसिस। We call it as electrolysis. So electrolysis is a process, this full process, a complete process, जिसमें से electrolyte में से जब current pass किया, it dissociates into its respective ions, then it is, this phenomena is called as electrolysis. Please remember कि electrolysis में हम सिर्फ electrolyte का ही use करेंगे, क्योंकि electrolyte ही तो ions के अंदर टूटता है, non electrolyte तो नहीं टूटता है। So this is a process which make use of only electrolyte, because this is a process in which an electrolyte dissociates into ions when current is passed through it. अब दूसरी बात, ये इलेक्ट्रोलिसिस किसके अंदर होती है? ये इलेक्ट्रोलिसिस एक स्पेशल तरह के सेल के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये जो पूरा प्रोसेस है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, करंट पास किया, वो आयंस में टूटा, दिस कंप्लीट प्रोसेस टेक प्लेस इन अ सेल दैट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली? It has a container, as you can see there is a container, so it has a container or a beaker actually you can say. तो कंटेनर होता है इसके अंदर ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है। किसका यूज होता है? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स एक ऐसे डिवाइसेस है, आप कह सकते हो, या ऐसे रॉड्स हैं जो कि वायर्स के थ्रू बैटरी या सेल से कनेक्टेड होते हैं। वायर्स के थ्रू बैटरी या सेल से कनेक्टेड होते हैं, मतलब सर्किट कंप्लीट करते हैं। बैटरी से वायर में करंट आता है, वायर से इलेक्ट्रोड में आता है और इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन के अंदर आता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है। और इलेक्ट्रोलाइट तो आपको पता ही है, जैसे करंट आता है तो इट ब्रेक्स अप इनटू आयंस, ठीक है। तो ये इस तरीके का ये जो फिनोमिना होता है वो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर होता है। अब इस फिगर में पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है? जो बैटरी के, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दैट इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दैट इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का एक स्पेशल नाम है दैट इज कॉल्ड एज एनोड। तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड एज एन एनोड,
और जो नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्टेड है उसको आप क्या बुलाते हो, दैट इज कॉल्ड एज एन कैथोड। तो ये तो क्लियर है ना, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक सेल होना जरूरी है। सेल मतलब एक बीकर, बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि यही तो करंट पास करेंगे। और इलेक्ट्रोड्स भी कौन से, पॉजिटिव वाला एनोड और नेगेटिव वाला कैथोड। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हुए कि ये बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ अटैच है, तो उस हिसाब से ये पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब एनोड और कैथोड बन गए। तो डिटेल में पढ़ते हैं अब इसको। तो इलेक्ट्रोड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, दे विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ करंट, इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ करंट फॉर सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर करंट कहां से पास होगा, इन इलेक्ट्रोड से ही पास होगा। और ये इलेक्ट्रोड वायर्स के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैटरी या सेल से कनेक्टेड है। और अभी हमने डिस्कस किया, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है उसको, वो पॉजिटिव होगा एंड इट इज कॉल्ड एज एनोड। तो एनोड कौन सा है आपका, ये वाला, ठीक है। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा दैट इज कॉल्ड एज कैथोड, ठीक है। तो दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं, वन इज कैथोड एंड अदर इज एनोड। इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे हो कि रेगुलरली कैथोड का कलर चेंज हो रहा है ना। तो ये सिर्फ आपको इस फिगर में ये इंडिकेट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस में कलर चेंज होगा। ये सिर्फ इस फिगर में आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पहले भी पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ तो ऑब्जर्वेशंस होती है ना, कि या तो इलेक्ट्रोड का कलर चेंज होता है, या बबल बनते हैं, या कोई डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे। तो ये जो कलर चेंज है, दिस इज जस्ट टू शो यू दैट जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तभी कुछ तरह के चेंजेस आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं। जैसे इसके अंदर चेंज क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रोड के कलर चेंज दिख रहा है। तो इस तरीके से चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज नथिंग टू डू विद दिस कलर चेंज, तो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस कलर चेंज इज जस्ट इंडिकेटिंग यू दैट द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे मैंने कलर चेंज वाला आइडेंटिफिकेशन लिया है केमिकल रिएक्शन का। आप कोई फिगर में बबल गैस वाला भी ले सकते हो कि गैस बबल्स बन जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं, उसपे मतलब सिर्फ एक बीकर और इलेक्ट्रोड जो कि बैटरी से कनेक्टेड है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, और यहाँ आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उसका एक अलग अलग आइडेंटिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। जैसे इसमें कलर चेंज है, तो यहाँ पे आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। तो अदरवाइज इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ द सिंपल apparatus, दैट इज अ बैटरी, राइट, अ वायर, the electrodes, these electrodes positive and negative, electrolyte, ठीक है, और एक आपके पास है बीकर। सो दिस इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये मोस्टली किस चीज के बने होते हैं, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बन, और कार्बन की कौन सी फॉर्म, ग्रेफाइट। दे आर मोस्टली फॉर्म ऑफ द कार्बन फॉर्म, दैट इज अ ग्रेफाइट, ठीक है। अदरवाइज इलेक्ट्रोड आप जनरली ग्रेफाइट के यूज होते हैं, बट अदरवाइज वी कैन आल्सो मेक यूज ऑफ अनदर मटेरियल फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोड। सिर्फ वो गुड कंडक्टर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, ये ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन में कुछ इंटरफेरेंस नहीं करे, वो देखा जाता है। सो जनरली दे आर मेड अप ऑफ कार्बन इन द फॉर्म दैट इज अ ग्रेफाइट। इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसे अभी आप बहुत कुछ जान चुके हो इसके बारे में। इसके अंदर जो यूज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही तो है जिसके अंदर से आप करंट पास करोगे तो इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इनटू आयंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज passed through it, when electric current is passed through it, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस हुए और बहुत तरह की ऑब्जर्वेशंस आप देख सकते हो, जैसे कि इसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या दिख रही है आपको, कलर चेंज की। जो आपके पास ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जिसका नाम मैंने क्या आपको बताया, दैट इज इन कैथोड। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि कलर चेंज दिख रहा है आपको। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट जब पास करोगे
वो आयंस में टूट जाएगा, मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। और केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन किसी भी प्रॉपर्टी से आप देख सकते हो, जैसे इसके अंदर कलर चेंज हो रही है। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। लेट अस डू एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मतलब सॉल्ट को, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है NaCl, उसको पानी में हमने घोला और जो सॉल्यूशन बना दैट इज कॉल्ड एज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस मतलब जिसके अंदर पानी होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपने ये जो ब्लू लिक्विड दिख रहा है आपको, दिस इज अ NaCl सॉल्यूशन, दैट मींस एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोड्स भी आप देख पा रहे हो। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है दैट इज एन एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है दैट इज एन कैथोड। डोंट गेट कंफ्यूज, अभी तक जो हम फिगर कर रहे थे उसके अंदर मैंने एनोड ये वाला बनाया था और कैथोड इस साइड वाला बनाया था। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ फर्क है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है वो एनोड है, जो नेगेटिव से अटैच है वो कैथोड है। तो जरूरी नहीं है कि इनकी साइड्स फिक्स्ड है, जैसे इसके अंदर साइड्स चेंज हुई हैं, पर मैटर करता है कि जो बैटरी या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दैट इज इन कैथोड, और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है दैट इज इन एनोड। ठीक है, सो कैथोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल एंड एनोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी, दैट इज एन NaCl एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने करंट पास किया, तो जब हमने सपोज हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें से जब हमने करंट पास किया तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू डिसोसिएट इनटू आयंस। तो इससे ये आयंस बन गई Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये आयंस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बने वो हमने मेटल्स नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि किस अकॉर्डिंग, वैलेंसीज के अकॉर्डिंग ये कैसे टूटते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही NaCl इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्योंकि इसके अंदर ये पॉजिटिव पार्ट था और Cl नेगेटिव पार्ट था, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में टूट गया। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन करंट पास करने से पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में ब्रेक हो गया। अब ये जो आयंस बने ये सॉल्यूशन के अंदर बने, है ना, ये सारा का सारा जो सॉल्यूशन था ये करंट पास करने पे इस तरीके से आयंस में ब्रेक हो गया। अब क्या होगा, ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। अब आपको पता है कैथोड नेगेटिवली चार्ज है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं ना, कि जो टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होता है वो कैथोड होता है, और जो पॉजिटिव से वो एनोड। तो क्या होगा, तो इसका मतलब कैथोड नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है, तो ऑपोजिटली चार्ज आयंस ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। तो ये Na will go on cathode, it will migrate towards cathode and Cl will migrate towards anode। जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हो कि सोडियम जो है दैट इज मूविंग टूवर्ड्स कैथोड, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज है। और ये जो क्लोरीन के आयंस है नेगेटिवली चार्ज है, दे आर मूविंग टूवर्ड्स एनोड दैट इज द पॉजिटिव पोल। अब जब ये अलग अलग आयंस अपने अलग अलग इलेक्ट्रोड पे पहुंच गए तो कुछ रिएक्शंस आपको करने को दिखेंगे। तो एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे Cl नेगेटिव गया, है ना, ये Cl नेगेटिव गया। नेगेटिव का मतलब होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है। ये हमने मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब भी जैसे आपके पास आयन दो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, आयन जो होते हैं वो दो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनता है वो पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनता है वो नेगेटिव होता है। तो ऐसे ही Cl नेगेटिव ने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, जितना नेगेटिव चार्ज है। तो कितना नेगेटिव चार्ज है यहाँ 1 ना, तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है। तो ये वो इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन कर रखा है उसको वापस दे देगा, तो मतलब माइनस होंगे इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन जितने इसने ले रखे हैं। तो कितना नेगेटिव चार्ज है 1 ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने वापस दे दिया एंड आफ्टर लूजिंग इट विल फॉर्म Cl। इसने क्या बनाया, आयन से ही ये एटम बन गया, क्लोरीन एटम।
आपको पता है क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में? गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे Cl जो बनते रहेंगे नोड पे, तो उसमें से दो दो Cl आपस में कंबाइन कर कर Cl2 गैस बनाते रहेंगे। तो इसका मतलब एनोड पे आपको क्या मिलेगी? Cl2 गैस मिलेगी रिएक्शन के बाद। और कैथोड पे कौन गया? कैथोड पे Na पॉजिटिव गया। पॉजिटिव जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनता है। तो कितना पॉजिटिव है? 1 पॉजिटिव। मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना। तो जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है ये वापस ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। और लेने के बाद ये क्या बन जाएगा? सोडियम एटम। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सोडियम के डिपॉजिट आपको कहाँ मिलेंगे? कैथोड पे मिलेंगे। तो इस रिएक्शन के बाद जो प्योर सोडियम है दैट विल गेट डिपॉजिट ऑन कैथोड एंड दिस क्लोरीन गैस विल लिबरेटेड एट एनोड। तो इसका मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस होती है। पहली चीज तो आपने देख लिया ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की इन्वॉल्वमेंट थी, कंटेनर में NaCl इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोड थे एनोड और कैथोड, है ना, कि वो बैटरी के कौन से टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उस हिसाब से इनके नाम कैथोड और एनोड रखे गए। फिर आपने करंट पास किया तो इलेक्ट्रोलाइट आयंस पे टूट गया। आयंस पे टूटने के बाद वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट हुआ और वहां जाकर ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए। क्या केमिकल रिएक्शंस हुए? दिस इज एक्चुअली नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। दिस इज जस्ट टू अपग्रेड योर नॉलेज कि केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हुए। तो एनोड पे कौन गया? Cl नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था, इसने वापस दे दिया, एटम की फॉर्म में आ गया। क्लोरीन एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज अ गैस। तो दो Cl कंबाइन होकर Cl2 गैस की फॉर्म में लिबरेट हो गए एनोड पे। सिमिलरली कैथोड पे कौन गया? Na पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, सो इट इज गोइंग टू गेन इट्स इलेक्ट्रॉन बैक। इसने एक इलेक्ट्रॉन वापस लिया, प्लस का मतलब ऐड हो गया इसमें, इट फॉर्म्स अ प्योर सोडियम। तो प्योर चीज हमेशा आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कहाँ मिलती है? कैथोड पे। और एनोड पे आपको क्या मिली? क्लोरीन गैस। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस हम बहुत चीजों की कर सकते हैं। जैसे अभी हमने NaCl की, ऐसे आप एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl की तरह काफी कुछ और इलेक्ट्रोलिसिस भी कर सकते हो। For example, we are going to conduct an electrolysis of aqueous solution of water. अब ये जो aqueous solution है वाटर का, जैसे कि आपको पता है प्योर फॉर्म ऑफ वाटर तो क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है। और इसके अंदर आप क्या यूज करना चाहते हो? इलेक्ट्रोलाइट। तो गुड कंडक्टर पानी को बनाने के लिए पानी के अंदर हमने थोड़ा सा एसिड डाल दिया, पानी के अंदर थोड़ा सा हमने एसिड डाल दिया। तो वाटर विद लिटिल एसिड इज यूज्ड इन दिस केस, राइट। तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जैसे कि आप देख पा रहे हो, है ना। और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड्स है आपके पास, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है ना। तो दिस ऑब्वियसली एक्ट एज अ एनोड। और ये नेगेटिव टर्मिनल से हुआ है तो ऑब्वियसली दिस एक्ट एज अ कैथोड। ठीक है, तो और ये बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया दैट इज अ वाटर विद लिटिल एसिड। इन जो इलेक्ट्रोड्स है इनके ऊपर आपने ट्यूब्स को रख दिया है, ट्यूब को, ग्लास की ट्यूब्स को इन्वर्ट करके रख दिया है, क्योंकि इसमें गैस लिबरेशन होती है। तो गैस को आप कलेक्ट कर सको तो हमने ग्लास की ट्यूब्स को इन्वर्ट करके इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डाल दिया है। तो कैथोड तो वैसे ही जैसे कि मैंने बताया नेगेटिव टर्मिनल, एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रोलाइट वाटर विद लिटिल एसिड। तो जब आपने करंट पास किया तो ये जो वाटर है इट एक्चुअली स्प्लिट इनटू आयंस। ये भी पानी के अंदर स्प्लिट हो गया क्योंकि इसमें थोड़ा सा एसिड था ना, तो इसलिए गुड कंडक्टर बन गया। तो इट स्प्लिट इनटू आयंस। अब आपको पता है कि जैसे आयंस में स्प्लिट हुआ तो ये आयंस ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे गए, केमिकल रिएक्शंस हुए और एज अ रिजल्ट आपने देखा कि क्या ऑब्जर्वेशन थी केमिकल रिएक्शंस की, कि आपको कैथोड पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स मिले और एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस के बबल्स मिले। तो ये जो आपके पास पॉजिटिव के साथ अटैच हुआ ये एनोड है ना आपके पास, है ना। तो एनोड पे आपको किसके बबल्स मिले? ऑक्सीजन गैस के। और जो आपके पास कैथोड था उस पे आपको बबल्स मिले हाइड्रोजन गैस के, जिसने एक्चुअली इंडिकेट किया कि केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। तो जैसे आपने वाटर लिया उसमें थोड़ा सा एसिड डाला, गुड कंडक्टर हो गया, उसको आपने इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया,
जो कैथोड और एनोड थे वो आपने इन्वर्टेड ट्यूब के साथ ऐसे अटैच कर दिए, मतलब उसके ऊपर इन्वर्टेड ट्यूब्स डाल दी, करंट पास करने से ये डिसोसिएट हो गया, एज अ रिजल्ट केमिकल रिएक्शंस हुए एनोड कैथोड पे, और एज अ रिजल्ट आपको कैथोड पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स और एनोड पे ऑक्सीजन गैस के बबल्स मिले, विच एक्चुअली इंडिकेट्स कि करंट पास करने से इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ है ना, और जो कैथोड और एनोड है उस पे केमिकल रिएक्शंस हुए, राइट। तो ऐसे ही आप इलेक्ट्रोलिसिस बहुत सारी कर सकते हो। तो आप अगर आपसे कोई पूछे कि आप लिख कर दिखाओ कि रिएक्शंस किस तरीके से हुए इसके अंदर, तो वाटर को आप ऐसे इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग ब्रेक करोगे H और OH नेगेटिव पे, तो आपको पता है ऑपोजिटली चार्ज आयंस ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, ये कैथोड पे और ये एनोड पे, ठीक है। तो जो आपके पास कैथोड की रिएक्शन है वो क्या होगी, पहले H पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ये वापस ले लेगा, लेने के बाद ये हाइड्रोजन एटम बन जाएगा, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज हाइड्रोजन गैस, वो तो जानते हो आप, तो दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, H2 गैस। अब इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस आप काफी कंडक्टिंग सॉल्यूशंस की कर सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट्स की कर सकते हो। अब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना है कहाँ पे यूज होता है आपको, तो मेनली इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये जो फिनोमिना हमने पढ़ा है कि किस तरीके से कंडक्टिंग सॉल्यूशंस में से जब हम करंट पास करते हैं तो वो किस तरीके से आयंस के अंदर डिसोसिएट होते हैं और कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनको हम काफी इस इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना को यूज कर सकते हैं, दैट इज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है केमिकल रिएक्शन का आफ्टर इफेक्ट ये होगा कि जो ये स्पून है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो ना, ये कॉपर की प्लेट, इसके अंदर एनोड है और ये स्पून जो आयरन का बना हुआ है ये कैथोड है और कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये जो कॉपर है इट विल गेट डिपॉजिट ऑन द स्पून, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब कोई डिजायर्ड मेटल, दैट मीन्स कुछ डिजायर्ड मेटल को किसी आर्टिकल के ऊपर डिपॉजिट कर देना, दैट इज एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिकॉज इट मेक यूज ऑफ फिनोमिना इलेक्ट्रोलिसिस, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस से आपने प्लेट कर दिया किसी आर्टिकल को किसी डिजायर्ड मेटल के साथ, सो दिस इज एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोलिसिस का एप्लीकेशन है कि इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब क्या होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं वो हमें ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, फिर उससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो जब ये जो पूरा प्रोसेस है ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब एक प्योर मेटल को ऑब्टेन करना एक ओर से इम्प्योर चीज से, उसके अंदर कुछ स्टेप्स की इन्वॉल्वमेंट थी। तो जब आप मेटल को, मतलब ये जो स्टेप्स है ओर्स में से मेटल प्योर निकालना, इसका एक सब स्टेप है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस से किसी इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस का यूज होता है। जैसे कि आप फिगर के अंदर देखिए, दिस इज एन इम्प्योर मेटल, दैट इज एन इम्प्योर कॉपर, और ये आपके पास है इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और यहाँ पे भी जो आपने ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनाया है, जब ये रिएक्शन हुए इसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से करंट पास करने पे, तो एज अ रिजल्ट ये जो ये इलेक्ट्रोड था कैथोड, वो प्योर कॉपर का बन गया, क्योंकि इस पे आफ्टर रिएक्शन आफ्टर इफेक्ट हुआ कि ये जो इम्प्योर कॉपर है दिस एक्चुअली गेट्स प्योरिफाइड, और ये जो कैथोड है ये आपके पास प्योर कॉपर का बन गया। सो दैट मीन्स बाय मेकिंग एन यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपने देखा कि कैसे इम्प्योर मेटल प्योर मेटल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस की एक और एप्लीकेशन है दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। थैंक यू।